नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणापीशियस में आपका स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ रहे थे आदिकाल और आदिकाल के अंदर अपने पढ़ रहे थे रसो साहित्य। तो क्या था, आदिकाल चल रहा था और आदिकाल में क्या पढ़ रहे थे, रसो साहित्य। इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसके अंदर अपने किन किन को पढ़ लिया, पृथ्वीराज रासो पढ़ लिया, हुमायूं रासो पढ़ लिया, बीसलदेव रासो पढ़ लिया, इनको अपने पढ़ चुके हैं, इनके बारे में अपनी चर्चा कर चुके हैं। आज अपने इनके इसी कड़ी में अपने आज नई चर्चा करें। बीसलदेव रासो किसने लिखा था, हुमायूं रासो, ये इनके बारे में मैं बता देता हूँ। चंद बरदाई, दलपत विजय, दलपत विजय, ठीक है। और बीसलदेव रासो लिखा था नरपति नाले। इनके बारे में चर्चा कर चुके थे। अब अपने बात करेंगे इसी कड़ी में आगे, क्योंकि रासो साहित्य में बता चुका हूं, वैसे तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यहाँ कि ये दरबार में लिखे गए काव्य हैं। कहा, ये दरबार में लिखे गए काव्य हैं। कैसे काव्य हैं? दरबार में लिखे गए हैं। ये जितने भी काव्य लिखे गए हैं, किसमें लिखे गए हैं? दरबार में लिखे गए। किसमें लिखे गए? दरबार में। और इसमें गुणगान और इसमें श्रृंगार और वीर, श्रृंगार और वीर का महत्वपूर्ण माना गया। क्या माना गया? महत्वपूर्ण माना गया। किसको? श्रृंगार और वीर को महत्वपूर्ण माना गया। आगे अगर मैं बात करूं, इसी कड़ी में आज अपनी करेंगे परमाल रासो। किसके बारे में चर्चा करेंगे? परमाल रासो के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। किसने लिखा था? जगनीक ने लिखा। परमाल रासो किसने लिखा था? जगनीक ने लिखा। इसके बारे में अपनी चर्चा आज करेंगे। अब बात करते हैं, आज किसके बारे में चर्चा करेंगे? परमाल रासो के बारे में चर्चा करेंगे, जो किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। परम जगनीक ने लिखा था। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो किसके बारे में चर्चा करेंगे आज? परमाल रासो के बारे में। किसके बारे में? परमाल रासो के बारे में। परमाल रासो के बारे में, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लिखा किसने था? जगनीक ने लिखा था। लिखा किसने? जगनीक महोदय ने लिखा था। किसने लिखा? जगनीक ने लिखा। कि इस काव्य में क्या है कि पहले पहले जो ये काव्य था, जो परमाल रासो था, इसको क्या है कि पृथ्वीराज रासो का एक खंड है, महोबा खंड, उसको समझा जाता था। क्या समझा जाता था? महोबा खंड समझा जाता था। कि सबसे पहले अपने को क्या, कि जो ये जो खंड है, ये जो परमाल रासो है, ये किसका एक भाग माना जाता था? पृथ्वीराज रासो का एक भाग। कि पहले इस काव्य को कि पहले जो इस काव्य को पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, कि पहले इस काव्य को पृथ्वीराज रासो का एक खंड, एक खंड, कौन सा? एक खंड, महोबा खंड, महोबा खंड। कौन सा खंड? महोबा खंड समझा जाता था। क्या समझा जाता था? महोबा खंड समझा जाता था। कि पहले इस काव्य को पृथ्वीराज रासो का एक खंड, कौन सा?
महोबा खंड समझा जाता। क्या समझा जाता था? महोबा खंड समझा जाता था। अब बात करते हैं 1976 में। कब की बात करेंगे? 1976 की बात करते हैं। किसके बारे में? कि नागरिक प्रचारिणी सभा, नागरिक प्रचारिणी सभा नागरिक प्रचारिणी सभा कहां की थी? काशी की थी। और ये जो रचना थी, इसको सबसे पहले यह रचना किसके अंदर आई? नागरिक प्रचारिणी सभा के अंदर आई। किसने? 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा ने इसकी रचना, सभा में काशी कहा है? नागरिक प्रचारिणी सभा में रचना, इसकी रचना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास, किसने? श्याम सुंदर दास ने। संपादन व प्रकाशित किया, संपादन व प्रकाशित की, क्या की? प्रकाशित की कि 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा काशी में रचना किसने की? संपादन व प्रकाशित किसने करवाया? रचना को श्याम सुंदर दास ने करवाया। किसने करवाया था? श्याम सुंदर दास ने। प्रमाल रासो के नाम से। किस नाम से? प्रमाल रासो के नाम से। किसके नाम से? प्रमाल रासो के नाम से। कि यह काव्य क्या था? कि सबसे पहले पृथ्वीराज रासो का एक खंड, कौन सा? महोबा खंड समझा जाता। क्या समझा जाता था? महोबा खंड। फिर 1976 में नागरिक प्रचारिणी सभा में रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने इसका क्या किया था? रचना का संपादन में उसे प्रकाशित करवाया और उसका नाम क्या रख दिया? प्रमाल रासो। क्या नाम रखा? प्रमाल रासो नाम रखा। बात समझ में? और ये नाम देने वाले भी कौन थे? प्रमाल रासो नाम। प्रमाल रासो जो नाम है, रासो, ये जो नाम भी दिया, ये किसने दिया था? श्याम सुंदर दास। किसने? श्याम सुंदर दास ने दिया था। ये प्रमाल रासो जो नाम है, ये भी किसने दिया था? श्याम सुंदर दास ने दिया था। बात समझ में? अब बात करते हैं इसकी रचना का आप जगनीक क्यों मानते हैं? कईयों को यह भी कंफ्यूज होगा कि ये जगनीक कहां से आ गया है। इसके बारे में भी अपनी चर्चा करेंगे। तो ये प्रमाल रासो जो नाम है काशी प्रचारिणी सभा में, ये नाम किसने दिया था? श्याम सुंदर दास। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं, देखो आगे। अगर मैं आगे बात करूं इसमें, तो देखो जो प्रमाल रासो है, प्रमाल रासो, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें क्या है कि आपको, आपने तो मैंने लिखा कि ये किसकी रचना है? कारण इसका है कि जब इस खंड को पढ़ा गया, क्या किया गया? पढ़ा गया। इस चीज को क्या किया गया? सबसे पहले जब पढ़ा गया, तो इसमें नाम किसका मिलता है? इस रचना में जगनीक का मिलता है। किसका मिलता है? जगनीक का मिलता है। इसलिए यह रचना किसकी मानी जाती है? जगनीक की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है रचना? जगनीक की मानी जाती है। अब जगनीक ने क्या लिखा था इसमें? देखो, जगनीक महोदय ने इस ग्रंथ के अंदर चंदेल वंशीय राजा, चंदेल वंशीय राजा
परमादिदेव। क्या है? परमादिदेव। परमादिदेव के दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन? दरबारी कवि कौन थे? कवि माना जाता है, कवि माना जाता। कौन? जगनीक। बात समझ में आई? अब इसके अंदर जगनीक ने ये क्या था? परमादिदेव का क्या था? दरबारी कवि था, जो कि इसने ये रचना लिखी थी। अब इसमें चर्चा किसकी की गई थी? दो क्षेत्रीय आला व उदल की। इसमें वर्णन किसका किया गया? उदल। इन दोनों का वर्णन किया गया। किसका वर्णन किया गया है? आला व उदल का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। ठीक है, इनकी वीरता का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? वीरता का वर्णन किया गया। क्या किया गया है? इसकी वीरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। किसके? आला व उदल के जो वीरता का है वो क्या किया गया है? वर्णन किया गया। और ये उत्तर प्रदेश में। अब आगे देखो, देखो क्या है? रचना किसकी है? जगनीक की। जगनीक किसका दरबारी कवि था? परमादिदेव का। इसमें किसकी किसकी वीरता का वर्णन मिलता है? आला व उदल की वीरता का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ये चीज आप ध्यान रखना। ये तो जगनीक किसका दरबारी कवि था, ठीक है। इसमें किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? आला व उदल के वीरता का क्या किया गया है? वर्णन किया गया। अब बात करते हैं इसमें आगे। अब बात करते हैं, देखो इसमें यार कि उत्तर प्रदेश में, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। कहां की बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की। कहां की बात करें? उत्तर प्रदेश में इसे आला या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे आला या आलाखंड के नाम से, खंड के नाम से जाना जाता है। क्या किया जाता है? इसे उत्तर प्रदेश में इसे आलह या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? आलह या आलाखंड के नाम से जाना जाता है। और यह एक लोकगेय काव्य है। काव्य है क्या मतलब? गाए जाने वाला। गाए जाने वाला भी कहने का मतलब इसे, इनके पद को क्या किया जाता है? गाया भी जाता है। इन पद को क्या किया जाता है? पदों को गाया भी जाता है। बात समझ में? अब इसके बाद में देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके बाद में क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं? तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि रामचंद्र शुक्ल इसके बारे में क्या कहते हैं। कौन है? आचार्य है रामचंद्र शुक्ल। इनके बारे में क्या कहते हैं कि जगनीक का जो काव्य है, आज कहीं भी पता नहीं है इस काव्य का। कि जगनीक का जो काव्य है आज कहीं भी पता नहीं है। कि जगनीक के काव्य का कहीं भी पता नहीं है। भी पता नहीं कहने का मतलब
कि जगनीक ने जो काव्य लिखा, जिसे आलय खंड या आलय नाम दिया गया, उसका कहीं भी क्या नहीं है, पता नहीं है। उसके आधार पर प्रचलित जो भाषाभाषी प्रांतों में गांव गांव में सुनाई देती है, पता नहीं। पर उसके आधार क्या, कि जो उसके आधार हैं, उसके जो आधार हैं या जो पद मिलते हैं, आधार वह प्रचलित गीत, आधार प्रचलित गीत, प्रचलित गीत, जो प्रचलित गीत है भाषाभाषी प्रांतों में, भाषाभाषी प्रांतों में, भाषाभाषी जो प्रांत है भाषाभाषी प्रांतों में गांव गांव में गाए जाते हैं, गांव गांव में, गांव गांव में गाए जाते हैं। ठीक है, क्या किया जाता है, गांव गांव में गाए जाते हैं। कि जगनीक का जो काव्य है उसका कहीं भी आधार नहीं है, भी कहीं भी ये मिलता नहीं है, पर क्या प्रचलित क्या हो गया, इसके जो दोहे हैं वो क्या हो गए, प्रचलित है। और जो गांव में जो प्रचलित गीतों के माध्यम से क्या इनके पद आज भी सुनाई देते हैं। ये बात कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। देखो, अब इसमें बात हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं इस ग्रंथ के बारे में। कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये क्या कहते हैं, देखो इसके बारे में कि पृथ्वीराज रासो की तरह, कौन है, पृथ्वीराज रासो की तरह इसे भी अर्ध प्रमाणित माना जाए, माना है अर्ध प्रमाणित, प्रामाणिक माना है। कैसा, अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आलय खंड या जिसे आलय खंड सर्वप्रथम सन 1865 में कि आलय या आलय खंड 1865 में, कब की बात, 1865 में फर्रुखाबाद, कहा, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद के तत्कालीन नरेश, तत्कालीन नरेश तत्कालीन नरेश तत्कालीन नरेश कौन, चार्ल्स इलियट, इलियट, चार्ल्स इलियट जो है ने प्रकाशित करवाया, प्रकाशित करवाया, क्या करवाया, प्रकाशित करवाया। क्या पृथ्वीराज रासो की तरह, पृथ्वीराज रासो की तरह इसे क्या माना, अर्ध प्रमाणित माना। आलय खंड या आलय 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन इलियट ने इसे क्या करवाया था, प्रकाशित करवाया था। ये बात कौन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आगे बात सुन। अब इसका अनुवाद किसने किया था अंग्रेजी में, इसका जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में किसने किया था, वाटरफील्ड ने, वाटरफील्ड ने किया था। किसने किया था, वाटरफील्ड ने किया था।
बात समझ में आई यहां तक? अब बात करते हैं आलय खंड में। आलय खंड में बरसात ऋतु, बरसात ऋतु किसके बारे में? बरसात ऋतु के बारे में। उत्तर प्रदेश के आलय खंड में बरसात ऋतु, जो कि कहा? उत्तर प्रदेश के। कहां के? उत्तर प्रदेश के। कहां के? उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में। कहा? कुछ क्षेत्रों में, जैसे बेंसवाड़ा, बेंसवाड़ा का जो क्षेत्र है, पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल चल का क्षेत्र, इसका इसके बारे में क्षेत्र में गाया जाता है। और बुंदेलखंड, बुंदेलखंड कहा? बुंदेलखंड के अंदर, जो बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है उसमें क्या है? इसे गाया जाता है। क्या किया जाता है? इसे गाया जाता है। इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? इसे आलय खंड को, पदों को क्या किया जाता है? गाया, आज भी गाया जाता है। यह वीरस पूर्ण, वीर पूर्ण रस, वीरस है इसमें, वीर रस। कैसा? वीर रस। कैसा है इसमें? वीर रस है। यह रचना कैसी है? वीर रस से पूर्ण, से पूर्ण है। किससे? वीर रस से पूर्ण मानी जाती है। बात समझ में? अब एक इसका दोहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं, देखो आगे एक दोहा क्या है? 12 वर्ष लोग कुकर जिए, 12 बरस, क्या? कि 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, कुकर जीवे, ठीक है। 13 लोग जीवे सियार, 13 लो जीवे सियार, सियार, ठीक है। लो सियार। बरस 18 क्षेत्रीय, बरस 18 क्षेत्रीय, बरस 18 क्षेत्रीय, वर्ष 18 क्षेत्रीय जीवे, जीवे क्या किया? जिए। आगे जीव को अधिकार, अधिकार, आगे जीवे को धिक्कार, आगे को जीवे तो जीव को धिक्कार, ये बताया। इसमें यह कहा गया कि 12 वर्ष तक तो कुकर का मतलब कुत्ता जीता है, और 13 वर्ष कौन जीता है? सियार, और 18 वर्ष कौन जीता है? जो क्षेत्रीय है। आगे जीने का क्या है? आगे अगर जीवन है तो वो जीवन क्या है? धिक्कार है। उस क्षेत्रीय को जीने का क्या है? उसमें क्या है? धिक्कार बताया। क्या बताया गया है? उसे उस जीने का क्या है? धिक्कार है। अब बात करते हैं आगे हमीर रासो। अब किसके बारे में चर्चा करेंगे? अगला हमीर रासो के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? हमीर रासो के बारे में। ये वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? ये वर्तमान में ये रचना क्या नहीं है? उपलब्ध नहीं है।
ये रचना अपने आप में स्वतंत्र रूप से ये रचना क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके बारे में, हमीर रसों के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल ये क्या कहते हैं, देखो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है के द्वारा प्राकृतिक पेंगलम पेंगलम क्या प्राकृतिक जो पेंगलम से जो प्राकृतिक पेंगलम है से प्राप्त कुछ छंदों के आधार पर कि कुछ छंदों के आधार पर 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 हमीर रासो नामक हमीर रासो कौन से हमीर रासो नामक आदिकाल क्या जो आदिकाल ग्रंथ की कल्पना की जा सकती है, कल्पना की जा सकती है। क्या की जा सकती है कि रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वर्तमान में तो ये चीज उपलब्ध नहीं है, पर प्राकृतिक पेंगलम जो ग्रंथ है उसके कुछ छंदों के आधार पर अपने क्या कह सकते हैं, हमीर रासो नामक आदिकाल का एक ग्रंथ है। इसके अगर रचयिता की बात करें, षाडंगधर कौन है, षाडंगधर किसे माना गया, षाडंगधर को माना गया। षाडंगधर को माना गया, किसको माना गया, षाडंगधर को माना गया। और राहुल सांस्कृत्यायन ने, किसने, राहुल कर्त्यायन ने, इन्होंने क्या कहा, जो राहुल संस्कृत्यायन ने इनको जज्जल कवि के द्वारा लिखा हुआ बताया, इसको जज्जल कवि द्वारा, राहुल संस्कृत्यायन ने किसको माना, जज्जल कवि को इसका रचयिता माना। हमीर रासो का जो आज का अस्तित्व है, कहने का मतलब हमीर रासो का जो आज का अस्तित्व है वो संकट में है, क्या है, संकट में है। इसका जो आज का जो अस्तित्व है वो क्या है, संकट में है, क्योंकि इसकी प्रतियां नहीं है जो हैं वो क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं, क्या होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। और इसका समर्थन किसने किया, अगर बात करूं मैं समर्थन की अगर मैं बात करूं तो रामचंद्र शुक्ल ने किया, किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया। समर्थन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने किया था, इसका समर्थन किसने किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। तो ये किसके बारे में है, हमीर रासो के बारे, किसके बारे में, हमीर रासो के बारे। और इसका जो आधार है हमीर रासो का, वो प्राकृतिक पेंगलम के कुछ ग्रंथों के आधार ही माना जाता है। इसका जो आधार है वो क्या माना जाता है, प्राकृतिक पेंगलम जो ग्रंथ है उसके आधार पर ही इसका माना जाता है, इस आधार पर क्या है, इसकी रचना को माना जाता है। अब बात करते हैं आगे, तो ये कौन सा था, हमीर रासो। और इसी के साथ आपका क्या होता है, इसी के साथ आपका क्या होता है, रासो साहित्य संपूर्ण होता है। क्या होता है, रासो साहित्य पूर्ण। अब कुछ रचनाएं हैं जिनका विस्तारित अध्ययन मिलता ही नहीं है, पर उसकी जो रचयिता है उनके बारे में उपलब्ध चीजें हैं। अब अपने उस कुछ रासो ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। उन रासो ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं।
देखो, जैसे कुछ महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ, महत्वपूर्ण रासो ग्रंथ किसके बारे में चर्चा करेंगे? महत्वपूर्ण जो रासो ग्रंथ है, जैसे विजयपाल रासो, किसके बारे में चर्चा करेंगे अपने? विजयपाल रासो के बारे में। नलह सिंह ने लिखा, नलह सिंह, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे इसी प्रकार अगर बात करूं मैं रासो ग्रंथों में, राणा रासो, कौन सा ग्रंथ? राणा। दपाल कवि, दपाल कवि, कौन सा? दपाल कवि को माना जाता है। राम रासो, कौन सा? राम रासो, ये जो है ये है माधवदास। कौन है? माधवदास। किसे माना जाता है? माधवदास को माना जाता है। बात समझ रहे? इसी प्रकार शत्रुसाल रासो, शत्रुसाल रासो, डूंगर सिंह, इनको माना गया। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मोकन रासो, मोकन रासो, इनके बारे में अगर बात करें, कीर्ति, कौन है? कृति, कृति सुंदर, कृति सुंदर। और हमीर रासो, एक हमीर रासो भी रचना और है, हमीर रासो जोधराज, किसकी है? जोधराज की। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना, ये कई बार पूछी जा चुकी रचनाएं रासो। इनके जो बिसलदेव रासो घुमाना वो तो है ही, उनके सिवा ये कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनके बारे में आप थोड़ा ध्यान रख लेना। कई बार इनमें सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है, कई बार इनसे सीधा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसी के साथ अपना क्या होता है? रासो साहित्य पूर्ण। क्या होता है? रासो साहित्य क्या पूर्ण होता है? रासो साहित्य क्या होता है? पूर्ण होता है। देखो रासो साहित्य में था क्या? एक चीज तो नॉर्मली है कि रासो साहित्य में क्या था? दरबारी साहित्य भी कहते हैं, क्योंकि यहां राजाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। राजाओं को क्या किया गया है? बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है कि जैसे जिंगी खावे बाजरी, डिंगी भरे हाजिरी। रासो साहित्य यही है और कुछ नहीं है। और जिसके दरबार में रहे, जिसके दरबार में रहे, उसी का क्या किया? गुणगान किया। उसी का क्या किया गया? गुणगान किया गया और उनको बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। रासो साहित्य में अगर रस की बात करूं तो श्रृंगार और वीर रस, ये दो रस महत्वपूर्ण रहे। रस वो और भी थे पर ज्यादातर ये महत्वपूर्ण रस रहे थे। ये क्या थे? महत्वपूर्ण। ये क्या थे? महत्वपूर्ण रस माने गए। इनकी विशेषताओं के बारे में जब मैंने चर्चा की, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो है पृथ्वीराज रसो। उसके बारे में थोड़ा डिटेल से ध्यान रखना। प्रमाणित किसने माना, अप्रमाणित ग्रंथ किसने माना, उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट सभी है, जितना करवाया उसको ध्यान से देखना। जितनी चीजें करवाई हैं वही चीजें करवा रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूं साहित्य में, जो कि एग्जाम में बार बार पूछी गई है। क्योंकि साहित्य ऐसी चीज है, करवाने को कितना ही रबड़ की तरह बताते चलो, पर चीज में वही करवाना का प्रयास कर रहा हूं जो चीजें पेपरों में पूछी जा चुकी है। करवाने को तो बहुत बड़ा साहित्य है, पर चीजें मैं वही करवा रहा हूं जिससे क्या है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, आपको चीजों का पता लगे। भी आप मेरी क्लास देखने के बाद में ऐसा ना लगे कि ये क्वेश्चन तो सर ने करवाया ही नहीं।
जहां तक मेरा प्रयास यही है कि मैं वही चीजें करवा रहा हूं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप राष्ट्रीय साहित्य पूर्ण हुआ है, इसको आप बार बार पढ़ें, बार बार रिवीजन करें, जिससे क्या कि आपकी ये चीजें कंठस्थ हो जाए और आप पेपर में क्या ना हो, कंफ्यूज ना हो। क्योंकि अगर आप इन चीजों का बार बार रिवीजन नहीं करोगे, आप क्लास देखो, साथ साथ में नोट्स तैयार करो, ठीक है, और उसका बाद में बार बार रिवीजन करो, जिससे क्या है कि आपकी ये चीजें क्लियर हो जाए, जिससे आपको पेपर के अंदर ऐसा ना लगे कि हाँ ये पढ़ा तो था पर अब समझ में नहीं आ रहा इसका उत्तर क्या है। ये चीजें जब होती है जब अपना रिवीजन नहीं होता। अगर आप बार बार इस चीजों का रिवीजन करोगे तो ये चीजें क्या हो जाएंगी, सताई हो जाएंगी, और जिससे आपका पेपर के अंदर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।